स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी एनसीईआरटी की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी साइंस सीरीज की डिस्कशन चल रही है, जहां पे मैं आपके साथ हर रोज मिलता हूं, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन करते हैं। और आपको पता है, ये मैं रिपीटेडली क्यों कहता हूं कि कई सारे नए व्यूवर्स भी आते हैं, उन्हें एजेंडा पता होना चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी की डिस्कशन में हम लोग फोकस करने वाले हैं क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी के ऊपर, कंप्लीटली साइंस की, जहां पे थरोली इसको स्टडी करेंगे। और अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लास 6 साइंस का, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश करने को आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग 7th और 8th की एनसीईआरटी कंप्लीटली थरोली स्टडी करेंगे। 9th और 10th में हम लोग कुछ गिने चुने डिस्कशन करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। प्रेडोमिनेंट फोकस रहेगा बायोलॉजी के ऊपर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी पढ़ाई जरूर करेंगे, लेकिन 11th 12th की जो एनसीईआरटी रहेगी वहां पे केवल हम लोग बायोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है 11th 12th से भी। ठीक है, तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। और जो भी आज जुड़ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी @Rahul Sai 222 सर्च कर लीजिएगा आप यूट्यूब पे भी, वहां पे भी ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पे कंटिन्यूअस क्लासेस का आपको एक ही बार आप देख सकते हो। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स का एक छोटा सा जो इशू होता है, वो कहते हैं कि सर आप बड़े धीरे से बोलते हो, बड़े धीरे से पढ़ाते हो। तो वो अब यार, हर एक का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, हर एक का पढ़ाने का अंदाज अलग होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा स्पीड अप करके देखना। जैसे मैं खुद का वीडियो भी जब देखता हूँ ना, तो यार मुझे लगता है कि 1.5x पे देख लेता हूँ। ठीक है तभी तभी वो सुनने में मजा आता है। तो वो एक सोल्यूशन आपको जरूर बताता हूँ, बट इन जनरल दिस इज द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। और आप जानते हैं कि क्लास 6 में हम लोगों ने चैप्टर 14 तक डिस्कशन कंप्लीट की थी। पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने पानी के ऊपर बात की थी। पानी, वाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कुछ बेसिक आइडियाज हम लोगों ने देखी थी, वाटर साइकिल के बारे में स्टडी किया। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, फिर भी हमें वाटर कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका जवाब हम लोगों ने जाना था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर के बारे में, एयर अराउंड अस। और जो मैंने पिछले डिस्कशन में कहा था वही आपको कहूंगा कि सर पानी और हवा तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये तो बेसिकली मुझे पता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जो हमारे लिए काफी जरूरी रहेगी आंसर राइटिंग के लिए, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो आज हमारी डिस्कशन होने वाली है एयर के बारे में। एयर की कुछ फीचर्स को जानेंगे, एयर की कंपोजिशन को जानेंगे, एयर की वजह से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बैच 3 जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है, सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है, केवल 1899 में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रीलिम्स की और मेंस की भी। इसका बैच शुरू हो चुका है। शुरुआती कुछ ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, बेसिक क्लासेस हुई है, लेकिन इसका एडमिशन क्लोज हो रहा है 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी तक आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि इस प्राइस पे चाहिए तो डू यूज माई कोड राहुल लाइव, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहां पे हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे, रेगुलरली टेस्ट चलेगी, एमसीक्यू सॉल्व होंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा www.studyiq.com, तो वहां पे आप स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो, किस तरह की इंप्रूवमेंट हुई है ये भी देख सकते हो। इसके अलावा आप जानते हैं कि कल ही नोटिफिकेशन भी आया है, राइट? फरवरी 1 तारीख को यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया, और इस बार काफी गुड न्यूज है ना कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1105 सीटों का नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का। तो वन ऑफ द रिकॉर्ड नोटिफिकेशन है यार, क्योंकि पिछले कई सालों से काफी कम सीटों पे जो कंपटीशन चल रहा था, इस बार काफी अच्छा मौका है। और जो लोग 2023 का प्रीलिम्स यानी कि 2023 की एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, अगर आप लो ऑन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, अगर आपकी प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में चीजें आपकी सॉल्व नहीं हो रही, तो जल्दी से सिप प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा 90 दिनों में। यानी कि फरवरी 7 से बैच स्टार्ट हो रहा है। मार्च और अप्रैल तक आपका कंप्लीट प्रीलिम्स का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें चलेंगी। 3500 से भी ज्यादा हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपको प्रीलिम्स के लिए सक्षम बनाएंगे। तो डू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। डू ज्वाइन दिस। यहाँ पे अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, तो आपको केवल 6000 में 90 दिनों में कंप्लीट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। डू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। आपके दोस्त लोगों को भी बताइएगा, जो भी देख रहे हैं, टेल देम कि इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है, 90 डेज में 2023 की प्रिपरेशन करा दी जाएगी। ठीक है,
राइट, उस मैसेज के बाद चलिए चलते हैं रियल डिस्कशन, एयर अराउंड अस। तो आज हमारी चर्चा होने वाली है हवा के बारे में, एयर अराउंड अस के बारे में। एयर, हवा है क्या? हवा है क्या? आपने देखा होगा, आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद इन मैंने क्या किया? क्या केवल ऑक्सीजन किया? नहीं, मैंने हवा को ब्रीद इन किया। अब हवा में ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन की मुझे जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे मिक्सचर ऑफ गैसेस जा रहे हैं। लेकिन मेरी बॉडी में कुछ ऐसा सेटअप बना हुआ है जिसकी वजह से मैं हवा का केवल ऑक्सीजन पार्ट एब्जॉर्ब कर लूंगा, ऑक्सीजन इस्तेमाल करूंगा, बाकी में एक्सेल कर दूंगा। यानी कि आई ब्रीद इन एयर विच इज ऑक्सीजन रिच, आई ब्रीद आउट एयर विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच। बेसिक फिनोमेना है ना, एयर हर जगह पे, हवा हमारे हमारे यहाँ पे आसपास हर जगह पे है। आपने फील किया होगा, जैसे अगर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो विंड क्या है? बेसिकली हवा क्या होती है? विंड क्या है? विंड का मतलब क्या है? एयर इन मोशन, हवा जो मोशन में है। विंड चलती क्यों है? क्योंकि एक जगह प्रेशर ज्यादा है, दूसरी जगह प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा मूव होगी। दैट इज नथिंग बट विंड। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव होती है। तो हवा के साथ साथ कई बार हम लोगों ने देखा है दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी मूव हो जाते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, आपकी डस्ट हो गई, सूट हो गई, लाइट पत्ते हो गए, लीव्स हो गए, सीड्स हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गई, ये सारी चीजें भी मूव होती हैं हवा के साथ। तो एयर हमारे आसपास हर जगह पे है, और इसका आपने एविडेंस भी जरूर देखा होगा। जैसे अगर आपने कुछ बचपन में कुछ इस तरह की चीज की होगी, फिरकी बनाई होगी ना, एक छोटे से लकड़ी के पीस के ऊपर आपने वो फिरकी बनाई होगी, तो फिरकी जैसे हवा चलेगी, एयर है तो उसकी वजह से फिरकी घूमेगी। या फिर आपने इस तरह का डायरेक्शन का ये कॉक जरूर देखा होगा, राइट, डायरेक्शन वाला, कि जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में ये घूम जाएगा, उस दिशा में रुक जाएगा, है ना। तो हवा हमारे आसपास हर जगह पे। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बोला हवा है, हवा में ब्रीद इन करता हूं, हवा में ब्रीद आउट करता हूं, हवा का बहुत सारा इस्तेमाल है, हवा के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे पानी, मैंने कहा आपको पानी लाइफ की केमिस्ट्री के लिए जरूरी है, वैसे ही हवा भी लाइफ की केमिस्ट्री के लिए जरूरी है। क्यों? हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होगी जब हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। प्लांट्स जिंदा क्यों है? क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा हवा में दूसरे बहुत सारे गैसेस मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन जो हमें जरूरत है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे दूसरे गैसेस है। तो हवा बेसिकली है क्या? हवा गैसेस का मिक्सचर है, गैसेस वाटर वेपर का मिक्सचर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हवा हर जगह पे है, तो आपके दिमाग में एक सवाल भी आएगा कि सर हवा अगर हर जगह पे है तो क्या मैं उसे देख सकता हूं? ऑफ कोर्स आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा को आप फील जरूर करते हैं, और हवा को आप इवन मेजर भी कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि हवा एक मैटर है, आप जानते हो, और जो भी मैटर होता है, मैटर ऑलवेज ऑक्युपाइज मास एंड वॉल्यूम, यानी कि किसी भी मैटर का मास और वॉल्यूम होता है, इसीलिए हवा का भी मास वॉल्यूम होता है। हवा ऑक्युपाइज स्पेस। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट, सर को जा रहे हैं, सर ये कैसे है? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक खाली बोतल है, राइट, खाली आपकी बोतल है, पानी की बोतल समझ लीजिए, खाली बोतल है, उसको आपने पानी में ऐसे इन्वर्ट कर दिया तो पानी आपका भरेगा नहीं, उसके अंदर हवा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। जैसे ही आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो तो हवा डिस्प्लेस हो रही है, आपने देखा कि यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, हवा बाहर निकल रही है, तो हवा जो बोतल के अंदर हवा थी वो बाहर निकल रही है और बोतल के अंदर पानी जा रही है, यानी कि एक मैटर बाहर गया, हवा बाहर गया, पानी अंदर चला गया। बेसिक एक्सपेरिमेंट है कि हवा स्पेस ऑक्युपाई करता है, एयर इट ऑल्सो हैज मास, इट ऑक्युपाइज स्पेस। अब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा? इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे बलून के साथ। आपने देखा कहीं पे भी हवा को आप कैद कर लीजिए, पता चली जाएगा, है ना। अब बलून का एक्सपेरिमेंट कीजिए, पहले बलून छोटा सा ले लीजिएगा, उस बलून में आपने देखा कि कुछ हवा नहीं है, उस बलून का वेट कर लीजिएगा, शायद 0.1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.2 ग्राम, जो भी निकलेगा, उसको थोड़ा सा ब्लो कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लो करके उसका वेट देखिएगा, बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा ब्लो कर दीजिएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बलून का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बलून भी बड़ा साइज होता हुआ जा रहा है, यानी कि उस बलून का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे उस बलून का मास भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? और उस बलून के अंदर क्या है? उस बलून के अंदर है हवा जो कैद है, राइट, या फिर गैसेस है जो कैद है। जैसे हवा के बदले आजकल आपने देखा होगा
कि आपके नाइट्रोजन बलून्स या फिर हीलियम बलून्स होते हैं, जैसे हीलियम लाइट होता है तो जो ऊपर जाने वाले बलून्स होते हैं उस पर हीलियम होता है, तो आप उसके अंदर हीलियम कंपोजिशन, या फिर अगर आप सिंपल फूंक दो, यार एग्जाम्पल उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है, सिंपल बलून को फूंक दो और वे करो, आपको पता चलेगा कि इट हैज एयर इन इट, और एयर के अंदर एयर का मास भी है, एयर का वॉल्यूम भी है। बलून फोड़ दो, हवा खुली हो गई, हवा हर जगह पे जाकर मिल गई। तो हवा हर जगह पे है, एवरीवेयर। हवा का मास होता है, हवा स्पेस ऑक्युपाई करता है, हवा का वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। अब फिर से एक सवाल, सर आपने बोला हवा हर जगह पे है, तो क्या रियली हर जगह पे है? जैसे अभी मैं धरती पे हूं, यहां पे मैं समझ गया, यहां पे मैंने बलून फुला दिया, लेकिन क्या मुझे हवा मिलेगी जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, जैसे अंतरिक्ष की तरह जाऊंगा, तो क्या हवा मिलेगी? देखिए, ऑफ कोर्स एयर इज एवरीवेयर। हवा का एक थिन लेयर आपके इर्द गिर्द है, स्पेशली अर्थ के एटमॉस्फेयर में, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा, हवा आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिलेगी। जैसे जैसे आप अपनी हाइट बढ़ाते हुए जाओगे, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑल्टीट्यूड में, हवा की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। इसीलिए अगर आपने कभी हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे ट्रैवल किया, जैसे प्रेडोमिनेटली लद्दाख, ये आप एग्जांपल देखिए, जैसे आप अगर लद्दाख जाओगे तो लद्दाख में आपको पहले दिन तो आपको दिक्कत हो जाएगी, सांस लेने में आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल जाएगी, क्या हो रहा है? क्योंकि वहां पे हवा का जो कॉन्सेंट्रेशन है, हवा की जो मात्रा है वो कम है, क्योंकि आप ऑल्टीट्यूड पे पहुंचे हो, हाइट पे गए हो, तो हाइट पे ऑल्टीट्यूड कम है, हवा कम है, मतलब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है, आपको ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। तो कई बार आपने देखा होगा माउंटेनियरिंग में इस तरह का एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमते हैं, आपने देखा होगा। इनफैक्ट अगर आप लद्दाख ट्रैवल किए हो तो आपने देखा होगा, जो टैक्सी वाला बंदा होता है ना, वो टैक्सी वाला बंदा अपनी डिक्की में ही एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही चलते हैं कि टूरिस्ट के साथ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पे जाओगे, हवा रेयर होता हो जाए, यानी कि हवा का जो डेंसिटी है, वो हवा का जो कंपोजिशन है, डेंसिटी है, कॉन्सेंट्रेशन, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे हाइट बढ़ी वैसे वैसे एयर का प्रेशर ड्रॉप हुआ। एयर का प्रेशर ड्रॉप हुआ मतलब एयर का प्रेशर कब ड्रॉप होगा? यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स आपको कम मिलेंगे, बहुत ही दूर दूर आपको एयर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और आपको धीरे धीरे वो डिक्रीज होता हो जाएगा, यानी कि एयर बिकम्स रेयर एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट कंटिन्यूअसली गोज डाउन। इनफैक्ट अगर आप मुझसे एक नंबर पूछे कि सर कितना ऊपर तक मुझे ऑक्सीजन मिल सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑल्टीट्यूड का अगर आप एक ग्राफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 मीटर, यानी कि मैं कहूंगा 30 किलोमीटर तक आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा एयर जरूर मिलेगा। बट इन जनरल अगर आप मुझसे पूछें 80 टू 85 किलोमीटर रेंज हम लोग कह सकते हैं जहां पे आपको एयर की मात्रा जरूर मिलेगी, राइट। जैसे कुछ क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। ऑल दो अगर हम लोग एटमॉस्फेयर का हाइट देखें, एटमॉस्फेयर का हाइट जैसे हम लोग एग्जॉस्फेयर में चले गए तो और भी ज्यादा किलोमीटर्स चले जाएंगे, राइट। तो वहां तक आपको सिंगल एयर के पार्टिकल, सिंगल गैस पार्टिकल जरूर मिलेंगे, लेकिन 80-85 किलोमीटर रेंज आप पकड़ सकते हो जहां तक आपको हवा के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन इन जनरल आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा अगर आप 25,000-30,000 मीटर्स ऊपर जाओगे, तो आपका प्रेशर ठप ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, यानी कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। यू नीड योर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आइडिया क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज, हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हवा क्या है? हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जो एयर है, एयर मोशन में हो उसको हम लोग विंड कहते हैं, वही हवा है। तो हवा और एयर में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके अलावा एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर हैज मास, एयर हैज वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है। सिंपल एमसीक्यू बन सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर। एयर हैज नो मास, एयर हैज नो वॉल्यूम। आप हाइट पे जाओगे तो एयर की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी, सब गलत स्टेटमेंट, ठीक है। पहले दो सही है, एयर हैज मास, एयर हैज वॉल्यूम, यस। दूसरा, जैसे हाइट पे जाओगे तो एयर आपकी रेयर होती हुई जाएगी या ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ठीक है। ये हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया। अब एयर की कंपोजिशन क्या है, हवा में है क्या क्या? मैंने आपको बताया एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जहां पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपको मिलेगा, नाइट्रोजन मतलब N2। नेक्स्ट है 21% ऑक्सीजन आपको मिलेगा, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस मिलेंगे। इसके अलावा हवा में आपको बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो हवा का कंपोजिशन होता क्या है, एयर में है क्या क्या? एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपको मिलेगा N2। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूं तो क्या मैं नाइट्रोजन भी ले रहा हूं? ऑफ कोर्स। तो सर क्या हो रहा है नाइट्रोजन का? भैया वापस एक्सेल कर दोगे
तो आपने ब्रीद इन किया 78% नाइट्रोजन, ब्रीद आउट करोगे 78% नाइट्रोजन। आपने ब्रीद इन किया 21% ऑक्सीजन, आप ब्रीद आउट करोगे 0% ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सारा आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्रीद इन करोगे ही करोगे, तो उसके साथ में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से भी आप बाहर निकालोगे। दूसरे गैसेस भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आर्गन हो गए, अदर गैसेस हो गए। आपको पानी के वेपर भी मिलेंगे, यानी कि वाटर वेपर भी मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 0.3% के आसपास वाटर वेपर होता है ये कहते हैं, और जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा उसे हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से तो जानते हैं, है ना। यानी कि पानी की मात्रा हवा में ज्यादा रहेगी तो ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा रहेगी। तो हवा की कंपोजिशन है ये कि हवा में पानी है वाटर वेपर के फॉर्म में, ऑक्सीजन है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया कि एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये उसकी कंपोजिशन है। अब प्रूफ लेना है। सर आपने बोला ऑक्सीजन है हवा में, तो कैसे है, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो बचपन में हम लोग करते थे ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। क्या है कि भैया 3 जार लो, 3 कैंडल लगाओ और पलटी मार दो, तो सबसे ज्यादा कैंडल ये जलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा देर, क्योंकि बाकी ऑक्सीजन तो आपको नहीं मिल रहा है। मैंने बोला एयर इज एवरीवेयर, एयर ऑक्युपाई स्पेस, तो इस पर्टिकुलर कंटेनर में हवा है, आपने पलटी मार दिया तो जितना ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करेगा, सबसे लंबा ये जलेगा, सबसे लेट यानी कि नंबर 3 ये बुझेगा, नंबर 2 ये बुझेगा, नंबर 1 ये बुझेगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन है। अब क्यों? क्योंकि हमें पता है जलने के लिए, कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कॉमन है, ये हमें पता है। तो इससे मुझे पता चला कि ऑक्सीजन है। अब आपने बोला यहाँ पे दूसरे गैसेस भी है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट कर लो, वही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा पानी है, पानी है, लिक्विड है। तो आपने देखा कि डिस्प्लेस तो कर गया, आपने देखा जितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, अब जैसे ही आपने इसको जलाया तो ये कैंडल जलेगी और पानी यहां तक भर जाएगा, अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए, और बुझ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितना भी ऑक्सीजन था उसने इस्तेमाल कर लिया है और बुझ गया है। अब इसके ऊपर क्या है, यहां पे इसके अंदर है क्या? इसके अंदर एयर है ऑफ कोर्स, माइनस ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे गैसेस जरूर है। इसलिए आपने देखा होगा इस कंटेनर में प्रेशर भी रहेगा, जैसे आप खोलोगे ठप से आवाज आएगी, प्रेशर आएगा, पानी नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब कि दूसरे गैसेस भी है। सिंपल सिंपल, ये इससे प्रूव हो जाता है। इसके अलावा सर आपने बोला कि डस्ट पार्टिकल्स भी है, सूट है, कचरा पट्टी है, बहुत ज्यादा है, तो कहाँ पे ये तो आपको मिल जाएगा, इसके भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे दरवाजे में छोटा सा एक होल बना लिया आपने, यहाँ पे आपको डस्ट लिटरली आप देख सकते हो, हवा के अंदर डस्ट के पार्टिकल देख सकते हो, और इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर? इसके अलावा आप देख सकते हो कि ट्रैफिक के जो पुलिस होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक हवलदार, वो हमेशा मास्क पहने होते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में डस्ट है, व्हीकल चल रही है, पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूट है, दूसरे गैसेस है, अगर वो चले जाएंगे तो भैया बीमार हो जाएंगे। तो इन्हें फिल्टर आउट करने के लिए आपने देखा होगा, तो ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैसेस भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है। तो ये है कंपोजिशन हवा की। अब ये तो बात हुई एटमॉस्फेयर की, तो मैंने एटमॉस्फेयर में क्या क्या हवा की चीजें थी आपको बताई। लेकिन अगला सवाल, क्या सॉइल में भी हवा है, यानी कि क्या जमीन में भी हवा है? एब्सोल्युटली यस, जमीन में भी हवा है, जमीन में भी हवा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जमीन में हवा है तो क्या जो सॉइल की जो पार्टिकल्स होती है उसके अंदर है? नहीं। सॉइल आपने देखा होगा लूज सॉइल, जैसे ग्रेवल है, सॉइल कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो सॉइल के अंदर जो गैप होती है उन गैप्स में एयर जरूर मिलती है, तो सॉइल कंटेन्स एयर। इनफैक्ट यही हवा इस्तेमाल करते हैं जड़े, यही हवा इस्तेमाल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो जमीन में कीड़े रहेंगे, जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इसी हवा का तो इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम लोग कुछ फसल उगाते हैं तो 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप शॉर्ट टर्म प्लोविंग करते हो, राइट, जिसको मराठी में हम लोग कहते हैं खुरपना, ठीक है मराठी में कहते हैं वो कि भैया खुरपन करना, मतलब कि उसकी जड़ों को थोड़ा सा ओपन अप करना ताकि हवा पहुंचे, हवा पहुंचेगी तो आपकी डेवलपमेंट भी होगी। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि अगर जमीन पे पानी रुका हुआ है, समझ लीजिए 1 महीना जमीन में पानी रुका हो, जैसे पिछले साल हमारे साथ हुआ था, मतलब पिछले साल खरीफ सीजन में इतनी ज्यादा बारिश हुई, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने सोयाबीन डाला हुआ था,
तो सोयाबीन में 1 महीना पानी ऐसे ही खड़ा हुआ, लिटरली वो जैसे डीके हो जाता है, जैसे वो प्लांट मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों को हवा ही नहीं पहुंचेगी। सॉइल एरेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे प्लांट्स है जो इसी हवा के ऊपर निर्भर रहते हैं। और सॉइल में हवा कितनी मात्रा में होती है ये डिपेंड होता है सॉइल के टेक्सचर के ऊपर। सॉइल की पोरोसिटी क्या है, सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितने डेप्थ पे है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि सॉइल में कितनी हवा है। अगर आप ज्यादा डीप जाओ तो वहां पे आपको हवा की मात्रा और भी ज्यादा कम मिलेगी। लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, सॉइल को लो, पानी में डाल दो, तो जैसे ही आप जो मिट्टी लोगे, मिट्टी को पानी में डालोगे, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बबल्स जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एयर गैप थी उस एयर गैप में से हवा पानी के थ्रू बाहर निकल रही है। ये प्रूव करता है कि सॉइल के अंदर हवा जरूर होती है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, राइट? दिस क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। तो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है वो इसको इस्तेमाल करेंगे, CO2 लेवल ज्यादा होगा, प्लांट्स को भी मदद होगी। ये आपको समझना है कि एटमॉस्फेरिक हवा से सॉइल की हवा थोड़ा सा डिफर करती है। थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ज्यादा होती है और थोड़ी सी मात्रा में आपकी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। अब ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा ऑक्सीजन कम होगा, नहीं, ये आपको समझना है। जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर में क्या था, 78% ऑक्सीजन, 21% 70% नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन एंड 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों की मात्रा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी सॉइल एयर, ठीक, ये नोट करना है। क्लियर? अब जैसे सवाल हम लोगों ने देखा कि सॉइल में भैया हवा है, सॉइल एरेशन बहुत जरूरी, वैसे पानी में भी हवा है क्या? बिल्कुल है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो। अब इसका तो कॉमन एक्सपेरिमेंट आपको पता ही, अगर भैया पानी में अगर हवा ना होती, यानी कि पानी में ऑक्सीजन ना होता, पानी में एयर का मिक्सचर ना होता, तो मछली कैसे होती, दूसरे प्राणी कैसे होते, वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे होता, वहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो एक्वेटिक प्लांट कहां से मिलते? इसका भी छोटा सा आप फंडा कर सकते हो। आप एक काम कीजिएगा, पानी लीजिए और पानी को बहुत ही धीमी आंच पे गर्म करना शुरू कर दीजिए। उबालना नहीं है, बहुत ही धीमी आंच पे। तो आपने देखा होगा आपके बर्तन के नीचे छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो वैसे वैसे पानी में जो डिजॉल्व्ड एयर है या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड गैसेस है, वो धीरे धीरे से रिलीज हो रहे हैं, ये बबल्स बन रहे हैं और ये बबल्स के थ्रू आपकी गैस बाहर निकल आएगी। ये आपको पता है, ठीक है? और इसीलिए जो प्राणी है वो इसी की वजह से जिंदा भी रहते हैं। जो स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, एक्वाटिक एनिमल्स को वहीं से ऑक्सीजन मिल रही है। और यहां पे एक और चीज नोट करना है कि आपकी हवा में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन 21% है, लेकिन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा परसेंटेज में मिलेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपकी नाइट्रोजन से भी ज्यादा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इज हायर इन वाटर इन कंपैरिजन टू इवन नाइट्रोजन। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी पानी में। जैसे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन मिलेगा, पानी में 30% तक आपको एयर, अगर पानी में एयर हम लोग मेजर करें उसमें 30% आपको ऑक्सीजन मिलेगा। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है पानी में, ठीक है? ये नोट करना है, ठीक है? इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ एयर जो है वो पानी में कितना डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करता है आपके प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर की डिसोल्यूशन भी कम होगी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है इन जनरल। अब कैसे होता है एरेशन, हो कैसे रहा है? एरेशन हो रहा है डायरेक्टली, यानी कि एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो डिफ्यूज हो रहा है अंदर, या फिर दूसरी जगह से आपकी सॉइल में जो भी है उससे आपको डिसोल्यूशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से आपको डिसोल्यूशन हो रहा है। और इसी एयर इन वाटर का कॉन्सेप्ट को हम लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, कि ऑक्सीजन कितना है पानी में। उससे पता चलता है कि क्या वो वाटर की बॉडी अच्छी है, यानी कि वहां पे अच्छी ग्रोथ हो रही है या फिर वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। और आपको ध्यान रखना है, ये आपको सिंपल
एनवायरनमेंट का ट्रिक बता रहा हूं, ऑल्दो एनवायरनमेंट इकोलॉजी में आपने इसको पढ़ा भी होगा कि बीओडी, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू ज्यादा होगी, बीओडी वैल्यू अगर ज्यादा होगी, इसका मतलब है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन इज लेस। ये आपको नोट करना है, जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू कम रहेगी उतना ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन है करके पता है, ठीक है। बीओडी वैल्यू समझ लीजिए 0 to 100 का स्केल है, अगर बीओडी 100 है इसका मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अगर बीओडी 1 है 2 है तो ऑक्सीजन की मात्रा काफी अच्छी है वहां। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या एस्टेब्लिश किया, अभी तक एस्टेब्लिश किया कि भैया हवा आपको हर जगह मिलती है, हवा स्पेस को ऑक्युपाई करती है, हवा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। हवा आपको एटमॉस्फेयर में तो मिलेगी, हवा आपको सॉइल में मिलेगी, जमीन में मिलेगी, हवा आपको पानी में मिलेगा, ठीक। इसी की वजह से एक्वाटिक लाइफ भी चल रही है। ऑलराइट, इसके अलावा एक सवाल और है कि सर आपने बोला ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ऑक्सीजन खत्म होना तो चाहिए कि हम लोग ऑक्सीजन कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी साइक्लिकल वे में चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? देखिए, हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट्स इसका उल्टा करते हैं। तो हमारी साइकिल चल रही, यानी कि इंसान क्या करेगा? इंसान ऑक्सीजन अंदर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। और वही अगर एक प्लांट है तो ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा और ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा, और इसकी वजह से कंटिन्यूअसली रिसाइकलिंग हो रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक साइकिल में चल रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन खत्म नहीं होता है। सिंपल सा आइडिया है, राइट? ऑक्सीजन का साइकिल चलता है। इसके अलावा हवा की वजह से हम लोग क्या क्या कर पाते हैं? देखिए, हवा बहुत जरूरी है, हवा हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। हवा क्यों जरूरी? सांस लेना है, बिल्कुल। हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टेम्परेचर रेगुलेशन करना है, क्योंकि हवा जो एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, और विंड के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। विंड क्या करेगा? एक जगह से गर्मी दूसरी जगह लेकर जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव होगा तो गर्मी मूवमेंट हो गई। जो अर्थ का हीट बजट है उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट जो विंड है, विंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं। विंड अगर रुक गया तो क्या होगा? पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन में इस्तेमाल होगा। विंड पॉलिनेशन, सेलिंग करनी है आपको, ऑल दो आजकल हवा के बिना भी हम लोग सेल करना सीख चुके हैं। सेलिंग मतलब नाव लीजिए, पानी में चले जाइए। पहले हवा के ऊपर ही चलते थे, बड़े बड़े से शिप पे आपकी जो मास्ट बनेगी उस पर एक बहुत बड़ा सा कपड़ा लगेगा। हवा अगर चल रही है तो हवा की वजह से शिप आगे बढ़ेगी, लेकिन आजकल मोटराइज चीजें हो चुकी है, तो सेलिंग पहले काफी इस्तेमाल हुआ करती, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे विंड मिल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया विंड मिल। विंड मिल क्या होता है? पवन चक्की जिसको कहते हैं, पवन चक्की है ना। पवन चक्की आपने सुना होगा, बड़ा सा एक पिलर रहेगा और उसके ऊपर ये घूमेगा। अब ये घूमेगा तो आपकी टरबाइन भी घूमेगी, आपकी टरबाइन घूमेगी, इसका मतलब है आपको वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी चीजों में एयर के एप्लीकेशन है, और लंबी लिस्ट आपको बता सकता हूं, बट आपको बस ये कह रहा हूं, हवा हम सभी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे एक्सटेंसिव यूजेस, बहुत सारे एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस है उसके, ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया है एयर अराउंड अस के बारे में फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 6। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ टुडेज क्लास। आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में देखा पानी और हवा के बारे में, और इन द नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, राइट? तो तब तक हमेशा स्टिक टू द शेड्यूल, पढ़ाई करते रहना है कंटिन्यूअसली। एक आध दिन अगर ब्रेक लेना भी है तो ले सकते हो, यू कैन टेक अ ब्रेक, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एस्पिरेंट्स को, गिव योरसेल्फ क्रेडिट। और दिमाग जो है हमारा यार मशीन नहीं है कि वो चलता ही रहेगा, इसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। इसलिए अच्छी नींद चाहिए, साउंड स्लीप चाहिए, कभी कभार ब्रेक चाहिए, तो 24 घंटे का ब्रेक ले लेना, लेकिन वापस शेड्यूल पे आना है, ठीक है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, सी यू। और आपको ध्यान रखना है इस छोटी सी समरी के बारे में, ये समरी शीट है। देखिए, हवा हर जगह पे आपको मिलेगी, हवा स्पेस ऑक्युपाइड करती है, आप देख नहीं सकते लेकिन आप स्पेस ऑक्युपाइड करती है। इसके अलावा एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, इट ऑक्युपाइज स्पेस, सॉइल में है, पानी में है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपको मिलता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, आर्गॉन है, आर्गॉन आपको बीच में डाल सकते हो, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे गैसेस हैं, और हवा के बहुत सारे एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो चलिए, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, सी यू। बट बिफोर गोइंग, आप जानते हैं कि अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai222। अगर आप कोई मैसेज है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, कंप्लेंट भी है, फीडबैक भी है, सजेशन भी है, कोई भी हो, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू अगेन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।